आइए, जितना जल्दी हो ऑनलाइन हो जाए। आवाज़ जा रही है? स्पष्ट आवाज़? कमेंट करें थोड़ा। आवाज़ सही है? आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं ना है? मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट जा रही है? थोड़ा कमेंट कीजिए। लगभग 4 मिनट हम लेट से लाइव हुए हैं, थोड़ा तकनीकी व्यवधान। मेरी आवाज़ सही है? आप तक सुन पा रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही है? सही आवाज़ है ना? कट नहीं रहा है कि जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा? पूरा क्लियर साउंड आ रहा है। ओके, ठीक है, संतुष्ट हो गए। इतना ज़रूर कीजिए कि बहुत सारे आपके मित्र हैं आपके साथ फ्रेंड में, तो आपके जितने मित्र हैं डीएलएड के, उनको आप शेयर कर दीजिए। जबकि बहुत सारे हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, तो नहीं जुड़े हुए तो आपके साथ वो जुड़े हुए हैं, तो आप जो है नीचे कैप्शन में शेयर जाइए, और शेयर के बाद में उसमें फ्रेंड दिया हुआ है और ग्रुप दिया हुआ है। तो इंडिविजुअल में आप जो है ना फ्रेंड जितने भी हैं डीएलएड के, उनको आप शेयर कर दें। अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई ग्रुप आपने तैयार किया है फेसबुक में, तो आप उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस क्लास का जो है ना फ़ायदा सभी को मिल जाए। हो सकता है कि बहुत को पता नहीं हो इस क्लास के बारे में। अभी तक मात्र मैं देख रहा हूँ कि 13-14 ही मात्र जुड़े हुए हैं, जबकि आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जबकि हम एक सप्ताह पूर्व ही इसकी सूचना बार बार मैं दे रहा हूँ आज के डेट में कि ऑनलाइन में क्लास लेने जा रहा हूँ, तो उम्मीद टाइम भी दिया हुआ कि मैं 9:30 से मैं ऑनलाइन हो जाऊँगा। तो जितने भी प्रशिक्षु हों उनको अभी ऑनलाइन हो जाना चाहिए था। पूरे ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, और इंडिविजुअल जितने भी प्रशिक्षु हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरी ओर से लाइव आने के लिए सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूरी विश्व जो है कोरोना वायरस की जो महामारी अभी है उससे हम सभी लोग प्रभावित हैं, और ख़ास करके पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लास का काफ़ी प्रॉब्लम हो गया, जिसमें कि हम लोग भी, हमारा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बांका भी प्रभावित है, बंद है, क्लास नहीं हो रही है। और ये ऑनलाइन क्लास करना इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी प्रशिक्षु हैं, कि सेशन निश्चित रूप से लेट हो चुका है आप लोगों का, और जब सेशन लेट हो चुका है तो जब
अगर आदेश आता है SCRT पटना से कॉलेज खोलने की बारी आती है तो उम्मीद है कि क्लास नहीं होगी, क्योंकि ये महामारी, ये बीमारी बहुत दिन तक चलने वाली है और क्लास में बैठ करके आप जो है ना, अब क्लास संभव, जहाँ तक मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। तो अब एक ही उपाय है कि ऑनलाइन आप अपनी तैयारी कर लें। जैसे ही इस कॉलेज खुलेगा तो फॉर्म फिलअप का कार्य शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका सबसे पहले तो असाइनमेंट जमा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप असाइनमेंट बना के तैयार रखे होंगे हर पेपर का। और पढ़ने का अब कॉलेज में अब संभव नहीं है, तो इसका एक ही उपाय है कि इस लॉकडाउन में जब हम घर पर बैठे हुए हैं तो इसकी तैयारी हम घर पर ही ऑनलाइन करें। हम आपके साथ हैं। मैं अपना जो पेपर है फर्स्ट ईयर का S4 है, मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और इसमें अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है या कुछ छूट जाता है तो आप सवाल करेंगे, तो उसका स्पेशल हम क्लास लेकर के आपका कोर्स जो है ना पूरा हम कर देंगे। तो निश्चित रूप से एकदम माइंड को सेटअप कर लीजिए कि अब ऑनलाइन ही क्लास आपकी होगी और वर्ग कक्ष में बैठ करके अब संभव नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, बीमारी है, ये बहुत बड़ा समस्या है। तो उम्मीद नहीं है कि आपका ऐसा होगा। तो आप माइंड को पूरी तरह से सेटअप कर लें। और आप लोग पढ़े लिखे हैं, कोई बच्चे थोड़े हैं, तो इसका ज्ञान आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं अब मुद्दे पर आ जाता हूँ कि S4 में F4 में फर्स्ट यूनिट जो है विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन, जिसमें कि बाल संसद मीना मंच, यानी यूनिट 1 का आपका सब पार्ट 2 हो चुका है, जिसमें बचा हुआ है विद्यालय के प्रबंधन से संबंधित दस्तावेजों की समझ। ये तीसरा पॉइंट है, ये छूटा हुआ है। चौथा है विद्यालय के दिन की शुरुआत, चेतना सत्र की समझ। ये 2 आपका छूटा हुआ है। तो इसको हम जो है आज हम टच नहीं करेंगे, इसको आप रखिए ब्रेक में। हम आज यूनिट 2 में हम स्टार्टिंग करते हैं, उसका बाद में स्पेशल हम क्लास लेकर के उसको दोनों को पूरा हम कर देंगे। तो आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं, उम्मीद है कॉपी कलम नहीं लिए तो लेकर के बैठिए। कुछ लिखाऊंगा, पॉइंट भी कुछ हम लिखाएंगे और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आपको फ़ायदा होगा निश्चित रूप से। जैसे वर्ग कक्ष में आप बैठते हैं उसी तरह से आप नोटबुक जो है, आपका जो कॉपी कलम, उसको आप रख करके उसमें आप लिख लें F4 दे दें फ्रंट में। और उसके बाद में इकाई 2, जिसको यूनिट 2 हम कहते हैं, 2 दे दीजिए। और उसका जो सब टॉपिक है इकाई 2 का, जिसमें हमको आज क्लास लेना है, विद्यालय में परिवर्तन, ये टॉपिक है, उसको आप दे दीजिए। उसके बाद में इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ये हम 30 मिनट का हमने रखा है। ये फर्स्ट पॉइंट इसमें है इकाई 2 में विद्यालय में परिवर्तन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग। इसको आप लिख लें, विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में। ये आज इस पर हम डिस्कस करेंगे हम। और इसको, इस पॉइंट को आप जरूर आप नोट कर लें। डेट भी दे दीजिए आप लेफ्ट साइड में, अपर लेफ्ट साइड में। निश्चित रूप से आप लिख रहे हैं। देखिए, कुछ प्रशिक्षुओं का अक्सर आप YouTube पर आ जाइए, तो YouTube पर होगा क्या प्रॉब्लम कि हम सिर्फ रिकॉर्ड करके उसको लोड कर देंगे तो आपका फीडबैक हमको नहीं आएगा ऑनलाइन। इसीलिए हमने, आप YouTube पर हम नहीं गए हैं। एक दूसरी समस्या ये है कि जहां हम रह रहे हैं, जहां मेरा घर है, यहाँ पर जियो का नेटवर्क बहुत स्लो चलता है। तो अगर हम 30 मिनट्स का अगर वीडियो हम बनाते हैं तो उसको लोड होने में 5 दिन लगेगा। तो ऐसी स्थिति में हम कवर नहीं कर पाएंगे और आपका फीडबैक भी हम नहीं ले पाएंगे। इसीलिए है ऑनलाइन हम आए हैं फेसबुक पर, और वो भी 12-1 बजे के बाद फिर ये भी नेट काम नहीं करता है यहाँ पर गांव में। तो इसीलिए हमने ये टाइम चूज किया है और इसका आप लाभ लें। उप विषय है जो विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में। तो एक बात आप जान लीजिए, सबसे पहले ये जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि विद्यालय भवन से हम क्या समझते हैं। विद्यालय शब्द उस संस्था को दिया गया नाम है जिसे समाज में सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण औपचारिक केंद्र माना जाता है। आप इसे स्कूल, पाठशाला,
मकतब आदि भी कह सकते हैं। विद्यालय भवन प्रभावी शिक्षण के लिए एक अनिवार्य भौतिक अवसंरचना के सभी अवयव हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके अभाव संरचना आदि का शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन को यह संस्था किसी न किसी रूप में जरूर प्रभावित करती है और हमारे विद्यालय का हमारे जीवन पर प्रभाव विद्यालय से शिक्षा संपन्न कर लेने के साथ ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यह प्रभाव आजीवन देखने को मिलता है। यूँ कह सकते हैं कि शिक्षा से हम परिवर्तन लाते हैं। इस संदर्भ में लोच का एक सिद्धांत है। उन्होंने क्या कहा है कि मानव प्रकृति एवं समाज तथा उनकी आवश्यकताएं परिवर्तनशील है। ये लोच का सिद्धांत है। जब विद्यालय का लक्ष्य बालक एवं समाज का उचित दिशाओं में विकास करना है, तो इनकी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल विद्यालय संगठन में समय समय पर परिवर्तन होना भी नितांत आवश्यक है। अतः विद्यालय संगठन में लोच अथवा परिवर्तन का गुण होना चाहिए। यदि संगठन में दृढ़ता एवं एकरूपता आ गई हो, तो यह बालक एवं स्थानीय समाज के मांगों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहेगा। जाहिर सी बात है कि हमारे जहन में जो स्ट्रक्चर जो बनता है, एक कॉन्सेप्ट जो बनता है विद्यालय के प्रति, तो वो एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक रूप में पड़ता है। जब हम सोचते हैं कि विद्यालय, तो परिकल्पना हम करते हैं तो हमारे सामने दो तरह के विद्यालय का कॉन्सेप्ट जहन में आता है। एक होता है कि एक अच्छा विद्यालय और दूसरा है कि बुरा विद्यालय। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा प्रशिक्षुओं से कि चूँकि हम लोग सरकारी संस्थान में हैं और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम सरकारी विद्यालय के शिक्षक बनेंगे, तो एक हमारे सामने मैनेजर के सामने सरकारी विद्यालय है, कैंपस स्ट्रक्चर है, और दूसरी तरफ पब्लिक स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल कहते हैं, और दोनों में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं, खास करके स्ट्रक्चर के मामले में। तो यहाँ पर हम खास करके फोकस में करना चाहूँगा सरकारी विद्यालय से संबंधित, कि सरकारी विद्यालय, तो हमारे जहन में ये दो तरह की बातें आती है कि एक अच्छा विद्यालय, अच्छा का मतलब होता है कि भौतिक रूप से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो विद्यालय में, इसका अर्थ ये होता है। और बुरा विद्यालय, या इसको कहते हैं ऋणात्मक सोच के दृष्टिकोण से, कि वैसा विद्यालय जहां भवन तो है लेकिन वहां पर बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए, जो भौतिक आवश्यकताओं की जो चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हम उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक दृष्टिकोण से कि बुरा विद्यालय। ठीक है, तो हम यहाँ जो चर्चा जो आज कर रहे हैं कि ये है कि विद्यालय भवन कि उस विद्यालय भवन का अर्थ हम दो दृष्टिकोण से हम लेते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि उस विद्यालय के कैंपस में जो बिल्डिंग है, तो उसमें जो भौतिक आवश्यकताओं की चीज़ है, भौतिक जिसको अवसंरचना हम कहते हैं, तो आप ये जानते हैं कि विद्यालय एक जो है संगठन है और इनके विभिन्न अवयव हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसको पॉइंट में आप लिख लें, विद्यालय संगठन की संरचना के विभिन्न अवयव। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि विद्यालय संगठन संरचना के विभिन्न अवयवों की व्याख्या करें, तो ऐसी स्थिति में इस पॉइंट को अगर आप नोट नहीं करके रखिएगा तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। लगभग 10-12 पॉइंट है इसमें, तो इसीलिए आप इसको नोट कर लें। मैं क्रमशः आपको मैं लिखा दूंगा। विद्यालय संगठन की संरचना के विभिन्न अवयव। विद्यालय संगठन के संरचना के विभिन्न अवयव। नंबर 1 आप लिख लें। नंबर 1 जिसको पहला कहते हैं विद्यालय भवन,
दूसरा प्रधानाध्यापक, जैसे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कहते हैं। नंबर 2 में प्रधानाध्यापक। नंबर 3 अध्यापक मंडल। नंबर तीसरा अध्यापक मंडल। चौथा नंबर 4 अध्यापक कक्ष। अध्यापक कक्ष। नेक्स्ट 5 नंबर संसाधन कक्ष। नोट जरूर करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। संसाधन कक्ष। नंबर 6, मैं धीरे धीरे लिखा रहा हूं ताकि आपको लिखने में कोई समस्या नहीं हो। 5 नंबर में संसाधन कक्ष। नेक्स्ट 6 नंबर कक्षा कक्ष। 6 नंबर में कक्षा कक्ष। 7 नंबर दें प्रयोगशाला। 7 नंबर में प्रयोगशाला। 8 नंबर खेल मैदान। 9वां विद्यालय की जमीन। 9 नंबर में विद्यालय की जमीन। 10 नंबर अन्य सहकर्मी छात्र। अन्य सहकर्मी छात्र। 11 नंबर पुस्तकालय। 11 नंबर पुस्तकालय। और लास्ट छात्रावास आदि दे सकते हैं उसके बाद। आज इसी अवयवों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा पॉइंट है कि विद्यालय भवन का सृजनात्मक प्रयोग। तो हम जब भवन की बात करते हैं तो उस भवन में, विद्यालय भवन का जो स्ट्रक्चर, उसमें ये अवयव आ जाते हैं। और इस चीज का जो हमने आपको 12 पॉइंट में लिखाया, इसको जो है सीखने सिखाने के रूप में हम कैसे सृजनात्मक रूप से प्रयोग करेंगे, इस पर चर्चा हम करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आप सृजन का थोड़ा सा अर्थ आप लिख लें कि सृजन का अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा लिख लें पॉइंट इसको, एक या 2 लाइन में। सृजनात्मकता डैश देकर दीजिए। सृजनशीलता का अर्थ है, सृजनशीलता का अर्थ है विचार और ज्ञान को नए ढंग से बनाना या विकसित करना या रचनात्मक ढंग से सोचना। जब सोचने की बात करते हैं तो यह ध्यान रखना पड़ेगा, यह विचार सकारात्मक होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि हमारे विद्यालय के जितने भी अवयव हैं उसको हम किस रूप में, सृजनात्मक रूप में हम उसको सीखने सिखाने के कैसे काम हम करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे एज ए टीचर के रूप में, कि हम कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिखाया है विद्यालय भवन, उस पॉइंट पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आप इस बात को जानते हैं कि विद्यालय में दीवार होती है और हम उस दीवार का सृजनात्मक प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों से गतिविधि हम करवाएंगे एज ए टीचर। क्रिएटिविटी, सपोज कीजिए कि एक थर्मोकॉल है, थर्मोकॉल के माध्यम से हम बच्चों से वर्ग कक्ष में जो है ना नोटिस बोर्ड हम तैयार करवा सकते हैं, डिजाइनिंग उस पर बढ़िया से थर्मोकोल पर जो होता है पट्टी लगा करके उसको बढ़िया से बना करके उसको हम जो बरामदा है, स्कूल में जो बरामदा है उसमें जो दीवार है उस पर हम उसको लगवा सकते हैं। तो
ये सारा चीज़ करना है, खुद टीचर को भी इसमें इन्वॉल्व होना है और बच्चों को भी इन्वॉल्व ग्रुप में करना है, ताकि बच्चे उन सारी चीज़ों को सीखे। ये गतिविधि की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप जब बना रहे होंगे तो आपके पास में आपके बच्चे भी होने चाहिए, ताकि वो एक थर्मोकोल जो होता है, वो थर्मोकोल से हम सुंदर और आकर्षक ढंग से कैसे हम नोटिस बोर्ड तैयार हम कर सकते हैं। तो अगर बच्चों को ले करके बैठ करके खुद हम बनाएंगे, बच्चों को हम सिखाएंगे, और वो जब नोटिस बोर्ड अगर हो जाता है तो उस नोटिस बोर्ड को हम बरामदा का जो दीवार है, वर्ग कक्ष का जो दीवार बाहरी जो है टाइप है, जो बरामदा से गुजरते हैं, उसमें अगर हम लगा सकते हैं, लगा देंगे। और उसको लगाने के बाद क्या होगा कि आप बच्चों से जो स्कूल में गतिविधि करवाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम क्लास 1 से 8 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि डीएलएड तो इसी के लिए होता है। तो वैसे बच्चों से आप गतिविधि करवाते से सपोज कीजिए कि पर्यावरण से संबंधित आप पेंटिंग आप करवा सकते हैं बच्चों से। उसके बाद में क्या होता है कि वो पेंटिंग में आप टॉपिक दे दीजिए, तो उस टॉपिक के रिलेटेड पेंटिंग कंपटीशन करवाते हैं। तो उसमें से जो 3 बच्चों का आप चयन कर लें, जो बेस्ट 3 बच्चे का जो पेंटिंग अच्छा बना हुआ है, और उस पेंटिंग का चयन करके उसको बढ़िया मार्क्स दे करके बच्चों का नाम लिख करके उस नोटिस बोर्ड पर अगर हम लगा देते हैं सप्ताह भर के लिए, तो बच्चों में एक लालसा पैदा होगा। उनको लगेगा अरे वाह क्या बात है, वो बार बार बच्चे आएंगे और उसको बार बार देखेंगे। उसके अंदर में पॉजिटिविटी तैयार होगा। जो बच्चे उस सलेक्शन में नहीं आ पाएगा तो उनके अंदर भी ये प्रेरणा पैदा होगा कि भाई अरे वाह क्या बात है, अमुक लड़का जो है बच्चा जो है इतना अच्छा पेंटिंग बनाया, हम भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे। तो उस बच्चों में सीखने की लोलुपता पैदा होगी, जागरूकता पैदा होगी। और वैसी स्थिति में होगा क्या कि धीरे धीरे सभी बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। लर्निंग का जो उनके अंदर में जो जागरूकता है वो पैदा होगा। यही ना है एक टीचर, एक आदर्श टीचर का यही गुण है कि हम बच्चों को जो है पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि बच्चों के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करते हैं। हम बच्चों में क्वालिटी है, सिर्फ उसको निकालने की और निखारने की जरूरत होती है। इसमें टीचरों की आवश्यकता होती है, शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। और जब तक टीचर इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है कि वो बच्चे किसी गतिविधि में वो शामिल हो, उनके अंदर का जो उनके अंदर जो क्वालिटी है वो उभर सके। टीचर का काम है कि उनको गतिविधि में शामिल करके उनके अंदर की प्रतिभा को बाहर करें। तो इस प्रकार से अगर उस दीवार का हम विद्यालय भवन का जो दीवार है उसमें इस प्रकार की गतिविधि करके अगर साप्ताहिक हम करते हैं तो धीरे धीरे हमारे बच्चे, और एक बात जान लीजिए, ये प्रतियोगिता जो है पेंटिंग का अगर प्रतियोगिता हम करते हैं, जैसे पर्यावरण हो गया, गणित का भी होता है, हिंदी का भी होता है, तो हर विषय का जो है आप बच्चों से गतिविधि आप करवाएं। कुछ उसको उस गतिविधि में आप खुद शामिल हो, बच्चों को ग्रुप में शामिल करें। तो इससे क्या होता है कि कई तरह के, सपोज कीजिए कि एक वर्ग कक्ष में 40 है, जो मापदंड है अनुपात है बच्चों का कि 40 होनी चाहिए एक वर्ग कक्ष में। तो 40 में आप जो है कुछ बच्चों का जो है पर्यावरण का ग्रुप बना लीजिए, 2 ग्रुप बना लीजिए। उसके बाद कुछ जो है गणित से संबंधित आप बना लें, कुछ जो है ना साहित्य से बना लें, जो हिंदी कहते हैं, चाहे वो अंग्रेजी का हो या हिंदी का हो। तो उनसे कुछ ना कुछ उसको ग्रुपिंग जो है ना आप कंपटीशन कराएं और सिखाएं उसमें। और उसमें से संबंधित विधाओं, पर्यावरण से संबंधित हो सकता है तो सबसे जन 3-3 का आप सिलेक्शन कर लें, और इस प्रकार से उनका जो पेंटिंग है, उनका जो डिजाइनिंग है, आप उनको जो है उस नोटिस बोर्ड पर लगा दें सप्ताह भर के लिए। तो बच्चों में सीखने की लालसा पैदा होगी। और 3 बच्चे सिलेक्शन के बाद शेष जो छठा जाएगा तो वो घर जो जब भी जाएगा तो उनके अंदर में पैदा होगा भावना कि हम कुछ और बेहतर इसको हम बनाएं, ताकि अगले बार मेरा नंबर आ जाए और हम जो अच्छा पोजीशन लें, हमको अच्छा मार्क्स मिले। तो उनके अंदर लालसा पैदा होगा। वो घर में भी रहेगा तो अपना दिमाग वो लगाते रहेगा। इसी को सृजनात्मक कहते हैं। वो पॉजिटिव वो सोचेगा कि हम और बेहतर से बेहतर कैसे हम बनाएं। घर पर भी रहेगा वो, तो वो हमेशा चिंतन करते रहेगा, सोचता हुआ रहेगा वो कि भाई हम कैसे, हम सपोज कीजिए कि मोहन है, सोहन है, पिंकू है, पिंकू उनका दोस्त है, उसमें से एगो का फर्स्ट आ गया, बाकी सब छठ आ गया। तो उनका जो शेष ग्रुप का जो बच्चा है, उनका जो दोस्त है, उनको लगेगा अरे वाह मेरा दोस्त इतना कर गया, क्या बात है। घर में भी जाके मम्मी पापा के, मम्मी जानते हो आज मेरा दोस्त का, तो उनको कहते तुम भी बनाओ। मम्मी पापा भी उसको भी जन प्रमोट करेंगे कि आप भी उससे बेहतर बनाओ, आप भी रिजल्ट बढ़िया लो और नोटिस बोर्ड पर दो टीचर। तो इस प्रकार से घर पर भी बच्चे जो है ना पॉजिटिव सोचेंगे। और पॉजिटिव सोच का मतलब होता है कि
न्यू चीज का क्रिएशन करना, न्यू क्रिएशन, यही तो है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हो गया आपका दूसरा पॉइंट है प्रधानाध्यापक। दूसरा है प्रधानाध्यापक। आप कहिएगा कि सर ये अवयव प्रधानाध्यापक कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं बता दूं कि हम शिक्षकों की सबसे बड़ी डिमेरिट क्या होता है कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, बहुत पढ़े लिखे हैं, पीजी हैं, पीएचडी हैं, नेट क्वालिफाई हैं, और जब असिस्टेंट टीचर बन करके विद्यालय हम जाते हैं तो वहाँ जो पूर्व से जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिसको हम प्रधानाध्यापक कहते हैं, प्रभारी महोदय कहते हैं, वो बेचारा स्नातक करके, स्नातक बीएड करके वो प्रभारी है। तो हम एक अहंकार लेकर के उनके सामने खुद को प्रेजेंटेशन करते हैं। हमारे अंदर में अहंकार होता है कि तो क्या प्रधानाध्यापक से हम क्या सीखेंगे, हमारे अंदर इस तरह की भावना होती है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानाध्यापक भले ही स्नातक के साथ बीएड है, आपसे कम एजुकेटेड है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन का जो उनके पास में नॉलेज है, विद्यालय प्रबंधन का जो उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास जो तजुर्बा है, हम पीएचडी और नेट वाले के पास में नहीं है। तो हम असिस्टेंट टीचर, सहायक शिक्षक, प्रधानाध्यापक से भी बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर में अहंकार नहीं हो कि हम इतना हायर एजुकेटेड हैं। एक बात आप जान लीजिए कि वो हमसे पहले वहाँ विद्यालय में हैं, उन्होंने समाज को रीड किया है, वो समाज के बीच में वो रहे हैं, उनको पता है कि विद्यालय कैसे संचालन होता है, विद्यालय का बेहतर प्रबंधन कैसे होता है, उनको पता होता है, नॉलेज होता है। तो हम असिस्टेंट टीचर के रूप में हम जो है ना प्रधानाध्यापक से भी नॉलेज हम जो है क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। किस चीज़ का नॉलेज? प्रबंधन का। प्रबंधन में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि सोसाइटी के साथ में प्रधानाध्यापक का इंटरेक्शन क्या होता है, किस प्रकार से वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो मैनेज करते हैं, वो अभिभावकों से कैसे वो वार्तालाप करते हैं, उसके बाद ऑफिस को कैसे देखते हैं वो, उसके बाद में रजिस्टर जो है, पंजी है, पंजी का जो है ना अपडेट कैसे वो करते हैं, उसके बाद में संबंधित डॉक्यूमेंट्स वो शिक्षा विभाग के जो ऑफिस हैं उनसे उनका क्या ताल मात्रा है। तो इन सारी चीज ये प्रबंधन का पार्ट है, और आप जो है एक प्रधानाध्यापक से ये नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। और इसके कहा गया है ना कि विद्वानों ने कहा है कि अगर किसी से कुछ आपको लेना है तो आपको छोटा बनना पड़ेगा, है ना। अहंकार को आप जब त्याग कीजिएगा तो उसके बाद आपको जो मिलेगा आपने कभी कल्पना आपने नहीं किया है। इसीलिए प्रधानाध्यापक महत्वपूर्ण अवयवों में से एक अवयव है कि आप उनसे जो है अहंकार को त्याग करके आप जो है ना प्रधानाध्यापक से प्रबंधन से संबंधित सारी नॉलेज को आप जो है लर्न कर सकते हैं। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि आज वो प्रधानाध्यापक हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो कल तो आप ही तो बनेंगे ना। तो अगर आपके पास में अगर प्रबंधन का नॉलेज नहीं होगा तो आप जो है सक्सेसफुल आप प्रधानाध्यापक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए एक अच्छा सक्सेसफुल अगर प्रधानाध्यापक अगर बनना है तो आपके विद्यालय में जो आपके प्रधान है, विद्यालय के जो प्रधान है, उनसे सारा नॉलेज आप उनसे आप लर्न करें, सीखें आप ये और जब सीख लीजिएगा तो निश्चित रूप से वो विद्यालय जो है आपके द्वारा आने वाला समय में जब आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जब बनिएगा तो विद्यालय चमकेगा और आने पूरी सोसाइटी में आपका जो है ना नाम रोशन होगा, फीडबैक अच्छा जाएगा आपका शिक्षा कार्यालय कि भाई अमुक प्रधानाध्यापक बहुत बोनाफाइड है, और हो सकता है कि आपको बहुत सारा अवार्ड आपको मिले सरकार की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तीसरा है अध्यापक मंडल। मैं क्लास में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं और आज भी मैं पुनः कर देता हूं चूंकि आया है। अध्यापक का मंडल का मतलब होता है शिक्षकों का समूह। जब हम विद्यालय में रहते हैं तो हम एक शिक्षक नहीं होते हैं, 5, 10, 12, 15 समूह में रहते हैं, और सभी शिक्षकों में अगर कुछ बुराई है तो अच्छाई भी है। एक बात आप जान लीजिए, आप अगर हम तो टीचर हैं, हमारे अंदर भी अच्छाई है बुराई दोनों चीज़ है।
तो अगर हम पॉजिटिविटी रहें, हमारा सोच सकारात्मक अगर हो, तो हम संबंधित मंडल में, माने शिक्षकों के मंडल में जो जितने भी टीचर हैं उनके व्यवहारों का अध्ययन हम कर सकते हैं। व्यवहारों का अध्ययन करने के बाद हम अपने बेहतर आचरण से, अपने सहयोगी से क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि मानव व्यवहार विद्यालय कैंपस में बहुत जरूरी है। अगर आपका व्यवहार अगर प्रिय नहीं है तो आप सक्सेसफुल टीचर या सक्सेसफुल आप सहयोगी आप कदापि नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि अध्यापक मंडल में जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का आप अध्ययन करें, उनके आचरण का अध्ययन करें और उनके अंदर जो क्वालिटी है, सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, एक बात आप जान लीजिए, और उस क्वालिटी को आप एब्जॉर्ब करें, आप लर्न करें। आप उनकी बुराई से आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपने भैया बुराई अपने पास रखो। आप सामने वाले से जो है ना आप उसका क्वालिटी की परख कीजिए, उसका क्वालिटी लीजिए आप, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे सामने वाला अगर बहुत बुरा है, हमारे प्रति बहुत निगेटिव सोचता है, तो हमारा अगर सोच अच्छा है, हमारा व्यवहार अच्छा है, हमारा बोली अच्छा है, तो सामने वाला दुश्मन भी जो है ना आपके चाहने वाले हो जाएंगे। तो एक लर्नर जो होता है, बेहतर जो लर्नर होता है, वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, डस्ट में भी डायमंड खोजने का काम करता है। तो निश्चित रूप से आप उसको अध्यापक मंडल से भी आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद है अध्यापक कक्ष। अध्यापक कक्ष यानी जहां पर शिक्षक समूह में बैठते हैं उसको अध्यापक कक्ष कहा जाता है। अब कहिए कि वो हम क्या सीख सकते हैं, तो अध्यापक कक्ष का मतलब होता है उस कक्ष को इतना आप डेकोरेट करें, आप इस तरह से कर दें कि वहाँ का एक माहौल जो है, एक सकारात्मक माहौल वहाँ पैदा हो जाए। और सकारात्मक जब माहौल पैदा होगा तो आपके अंदर जो है वहाँ बैठे बैठे जो है ना अंदर से एनर्जी डेवलप होगा। एक बात जान लीजिए, आपके आसपास पड़ोस में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाता है। जब तक आप वहाँ का पर्यावरण को आप शुद्ध नहीं कीजिएगा तब तक आप अंदर से भी शुद्ध नहीं हो पाइएगा। इसलिए जरूरी है कि आप विद्यालय कक्ष को जहाँ शिक्षक कक्ष को आनंदमय कक्ष बनाएं आप। मैं तो देखता हूँ बहुत शिक्षकों को कि घर का झमेला जन लेकर विद्यालय पहुँच जाते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो वो पूरा मुंह फुला करके पूरा क्रोध मन वहाँ पर भी उनका प्रेजेंटेशन उसी तरह का होता है। अरे भाई, दुनिया सुख दुख जन्म मरण का जोरा सुख दुख जन्म मरण का जोरा, लाख कोई चतुराई छांटे, जीवन हारो दावन हारो सीखो स्नारो रोना। ये जीवन का तो रीत है कि सुख और दुख हमारे साथ लगा हुआ रहता है। अब जरा सोचिए, एक शिक्षक के रूप में घर का प्रॉब्लम लेकर अगर विद्यालय आप जाइएगा तो निश्चित रूप से आपका जो सहयोगी है शिक्षक कक्ष में जो बैठे हुए हैं, आपका चेहरा देख कर उनका भी देखिए, हमारी खुशी दूसरों के हंसता हुआ चेहरा देख करके ही हम आनंदित होते हैं। दूसरों का चेहरा अगर कोई दुखी हम देख लेते हैं तो हम भी उदास हो जाते हैं। ये साइकोलॉजी है। ये सामने वाला का चेहरा अगर मान लीजिए कि मनुष्य अगर नहीं है तो आप भी एकदम पॉजिटिविटी रहिएगा। अब मनुष्य चेहरा लेकर बैठे रहिएगा तो आपके सहयोगी भी उससे प्रभावित होगा। जब सहयोगी प्रभावित होगा तो उसका बुरा प्रभाव विद्यालय कक्ष पर पड़ेगा, वहां पर वो बेहतर टीच नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वहां का माहौल माने शिक्षक कक्ष का माहौल जो है ना आनंददायी बनाया है, पॉजिटिविटी के साथ वो बनाए हैं आप। और साथ ही उसको डेकोरेट भी करें आप कि जब भी आप मान लीजिए कि घर से जाएं विद्यालय तो सबसे पहले आप कक्ष में बैठेंगे आप तो वहाँ का डेकोरेट हो, इतना अच्छा दिखने में लगे कि उसको देख करके, जैसे मान लीजिए कि कोना में जो है ना आप बहुत सारा प्लांट है, क्रोटन प्लांट है, उसको आप लगा दें वहाँ पर, जो कि उसको सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर में आता है, एक अच्छा माहौल बनता है। जब एक अच्छा माहौल बनता है तो एक बात आप जान लीजिए कि स्कूल में जो है ना चारों बगैर आनंद ही आनंद आएगा। और जहाँ पर आनंद का वातावरण तैयार हो जाता है वहाँ पर जो है ना सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वो बड़ा लाजवाब होता है। इसीलिए हम प्रशिक्षुओं से यह कहना चाहूँगा कि आप शिक्षक कक्ष को भी आनंददायी बनाएं। आप जब तक आनंददायी आप नहीं बनाइएगा तब तक जो वहाँ का बेहतर माहौल नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में हमेशा रखें। उसके बाद में है
थोड़ा सा लैपटॉप थोड़ा सा बंद हो गया, थोड़ा सा क्लास कैसा लग रहा है ये भी थोड़ा सा देते जाए। अपना रोल नंबर जरूर उसमें इंगित कर दें, कमेंट में आप अपना रोल नंबर जरूर दे दें। प्रिंसिपल साहब को भेजना है कि कितने प्रशिक्षुओं ने ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट किया। आप अपना रोल नंबर जरूर दे दें। उसके बाद है संसाधन कक्ष। हर विद्यालय में संसाधन कक्ष होना चाहिए, क्योंकि वो समय आने पर, अब संसाधन कक्ष का अर्थ समझ लीजिए पहले कि इसको कहा जाता है क्या, कि जैसे कि स्पोर्ट्स के जितने सामान होते हैं, खेल की सामग्री या संगीत और नृत्य विधा से संबंधित जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके बाद में ये सारा सब इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से रखने के लिए संसाधन कक्ष होता है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो सरकारी स्कूल में है इन सारी चीज़ों को दरकिनार किया गया है। तो संसाधन कक्ष के रूप में सिर्फ होता है कि बच्चों को खिलाने के लिए चावल की ही व्यवस्था होती है। हर देखिएगा मिडिल स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में संसाधन कक्ष का मतलब यही होता है कि उस एक कक्ष होता है जिसमें कि 4-5 बोरे चावल रखे हुए हैं, आलू रखा हुआ है, खाना बनाने के लिए बर्तन रखा हुआ है, छिपली है, डब्बू है, ढकना है, हड़िया है, डेगची है, सब है। संसाधन कक्ष के रूप में यही इस्तेमाल होता है फिलहाल। लेकिन अगर एक आदर्श टीचर आप रहिएगा, आप में आदर्शवादिता के वो सारे गुण रहेंगे, तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट भी आप धीरे धीरे अपने विद्यालय में जरूर मंगवाइएगा। एक बात जान लीजिए, क्या बच्चे को उस गीत संगीत से मजा नहीं आता है क्या? क्या आपको गीत सुनना अच्छा नहीं लगता है क्या? आनंददायी माहौल बनाने के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत है कि खेल के इंस्ट्रूमेंट भी हो, है ना। खेल का वॉलीबॉल होना चाहिए, क्रिकेट के सारे सामान होने चाहिए, बच्चे लोग खेलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में भाला होना चाहिए, गोला होना चाहिए, जितने भी खेल के हैं, क्योंकि संपूर्ण बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि बच्चे खेले कूदे भी, गीत संगीत का भी आनंद ले। और प्रत्येक शनिवार जो है विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, तो इनके लिए जरूर हारमोनियम होना चाहिए, तबला होना चाहिए, ढोलक होना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद में क्या कहते हैं, एम्पलीफायर सब होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को एक आदर्श टीचर ही सारा चीज़ व्यवस्था कर सकता है, एक बात आप जान लीजिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक जो है क्या है, संसाधन कक्ष होना चाहिए, ताकि उसमें बेहतर तरीके से उन सारी चीज़ों को हम सेफ तरीके से हम उसको रख सकें, ताकि समय आने पर जो है हमको परेशान होना नहीं। अक्सर होता क्या है कि ये संसाधन कक्ष नहीं होने की वजह से क्या होता है कि सपोज कीजिए कि कोई किसी शिक्षक का जन विदाई समारोह हो रहा है, समारोह करना है, ठीक है, आप बाजा वाला को बुक कर लिए एक दिन पहले और टाइम दिया कि 10 बजे तक आ जाना है और 12 बजे तक उसका पते नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में प्रोग्राम जो होता है फेल्यूर होता है, और धीरे धीरे जब कोई कार्यक्रम समय पर अगर नहीं होता है तो क्रोध पैदा होती है, और अच्छा प्रोग्राम जो होने की संभावना होती थी वो भी खराब हो जाता है। तो बच्चों के जो जितने भी हमने कहा कि चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे गीत संगीत से हो, चाहे नृत्य से हो, जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए एक अच्छा सा एकदम सेफ जोन में हो, ऐसा कक्ष हो जहाँ की पानी जो है चूहे नहीं, बरसात के दिन में पानी टप टप चूहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एकदम सेफ हो। दूसरी बात है कि वहाँ पर ऐसा नहीं कि चूहा घुस जाए और पता चले कि जो है ना हर तबला का जो है ऊपर वाला जो लेदर जो है उसको काट के ख़त्म कर दिया। तो उन सारी चीज़ों का जो है व्यवस्थापन करके हम जो है ना एक आइडियल जो स्कूल होता है उसको हम बना सकते हैं। और इससे क्या होता है कि सुसंगत तरीके से उसको सजा करके जो है हम जो है ना एक नई क्रिएटिविटी को हम जन्म दे सकते हैं। अभी तक तो सरकारी विद्यालय की दुर्दशा क्या है कि सिर्फ चावले के लिए एक रूम बुक हो जाता है, तो और दूसरा रूम है तो वहाँ पर जो है ना टूटा फूटा जो है डेस्क बेंच कोना पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें, इन सारे एक बात जान लीजिए, जहाँ पर की नॉलेज की कमी होती है वहाँ का विद्यालय जो कहता है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो होता है जस्ट लाइक ए कैप्टन ऑफ द शिप होता है,
तो प्रधानाध्यापक पर भी निर्भर करता है, लेकिन अगर आप उसमें से असिस्टेंट टीचर अगर मान लीजिए कि अगर योग्य हैं तो निश्चित रूप से कि आपकी क्वालिटी का जो है ना वो सदुपयोग भी कर सकते हैं, करेंगे भी। आप अगर क्वालिटी तक बैठ कर रह भी नहीं सकते हैं तो विद्यालय को बेहतर बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। उसके बाद है कक्षा कक्ष। कक्षा कक्ष मतलब वैसी जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं बैठ करके, उस कक्षा कक्ष का मतलब होता है कि उसको इतना बेहतर तरीके से बनाना है कक्षा को, ताकि सबसे पहली बात है कि वर्ग कक्ष के अंदर का जो दीवार होता है उनको जो है आप लाइट ग्रीन कलर जो है ना से उसको पेंट करना चाहिए। ये WHO का निर्देश है कि लाइट ग्रीन कलर देने से दीवार में क्या होता है कि बच्चों के इफेक्ट पर आंख का जो है ना इफेक्ट जो है ना पॉजिटिव पड़ता है, इसीलिए लाइट ग्रीन हमेशा रहनी चाहिए। उसके बाद में नीचे का जो बॉर्डर होता है कुछ दूरी तक जो है आप उसके लिए चारों बगल छोड़ दें, बॉर्डर बना दें, ताकि उसमें जैसे स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, या अंग्रेजी के जो है ना बड़े अक्षर छोटी अक्षर है, तो उससे संबंधित जो बच्चों को जो पहचान हम कराते हैं, चूँकि हम प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं, मिडिल स्कूल की बात करते हैं, तो जो हम TLM का जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि बाल हिंदी अक्षर बोध में जो है ना फिगर के साथ में जो है लिखा हुआ होता है ना, जैसे गन्ना होता है तो गन्ना का फोटो दिया हुआ है, लिखा हुआ है गन्ना लिखा हुआ है, जग है तो जग का फोटो लिखा हुआ है, तो उस प्रकार से हम पेंटिंग करके वहाँ पर जो है चारों बल दे देंगे तो बच्चे का नज़र बार बार उसी चीज़ पर जाएगा। तो इससे होता है क्या कि बच्चे की पहचान जो है ना किसी वस्तु के प्रति उनकी पहचान मजबूत होता है, वो चीज़ को समझेंगे, वो पहचान लेंगे जल्दीबाजी में, तो उसको आप डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे चूँकि प्रत्येक दिन उसको वर्ग कक्ष में बैठना है, प्रत्येक दिन उसका नज़र उस पर पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि वो बच्चे उन चीज़ को सीखेंगे। उसके बाद है वर्ग कक्ष में ऊपर की एरिया में, बॉर्डर के ऊपर में भारत के हमारे देश के जो महान सपूत हैं, महान पुरुषों का जो है आप तस्वीर है ना आप लगा सकते हैं, है ना, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, इंदिरा गांधी हो, जितने भी विद्वान सब हैं, जितने भी धरोहर हैं हमारे जो महापुरुषों का जो है ना तस्वीर आप जो है ना अगर सजा करके बढ़िया से चारों बल लगाते हैं तो बच्चों का नज़र उस पर बार बार जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी आप लगा सकते हैं, जितने भी विद्वान हैं उनका तस्वीर अगर सजा देते हैं तो बच्चे हमेशा उस पर नज़र जाएगा, वो पहचानेंगे कि ये कौन है, तो वो बार बार वो आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। तो ये है कि आप बच्चे का जो वर्ग कक्ष है उसको बेहतर तरीके से आप सजाएंगे तो बच्चे उन सारी चीज़ों को देख करके वो सीखेंगे। उम्मीद है कि आप इसको जरूर कीजिएगा। उसके बाद हो गया प्रयोगशाला। प्रयोगशाला दो तरह का, एक तो विज्ञान प्रयोगशाला होता है और दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला होता है, ठीक है। तो हम विज्ञान प्रयोगशाला की बात अगर करते हैं तो वो कक्ष जो होना, प्रयोगशाला जो कक्ष होना चाहिए एकदम बीचों बीच उनका डेस्क होनी चाहिए, जिस पर कि सारा इंस्ट्रूमेंट जो प्रयोग से संबंधित उसको सजा हुआ होना चाहिए। और बच्चे जो है जब भी आए तो लाइन में सामने उस पार भी हो और इस पार भी हो, ताकि जब टीचर बच्चों को प्रयोग करके या कोई इंस्ट्रूमेंट अगर बीकर दिखाना हो, पिपेट दिखाना हो, या जो भी चीज़ दिखाना हो, या अगर मान लीजिए कि हम पर्यावरण की बात करते हैं तो वहाँ पर बायो भी आ सकता है, तो पौधा को हम भी दिखा सकते हैं जस्ट लाइक TLM। तो वो इस रूप में बीचों बीच सजना चाहिए वो टेबल, जिस पर कि उस कुछ बच्चे उधर हो कुछ बच्चे इधर हो, और टीचर जो उनको जब लर्न कर रहे हो तो सभी बच्चे उन पर उनका नज़र पड़े। और इससे क्या होता है कि पूरा सजावट होनी चाहिए कि बच्चे एक बल से आए और सारा इंस्ट्रूमेंट को सारा चीज़ को देखते हुए उधर से निकल जाए, गैदरिंग नहीं हो। इधर से अगर हम निकालते हैं लेफ्ट साइड दरवाजे से तो उधर से देखते हुए लाइन से देखते हुए फिर उधर नेक्स्ट से निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, गैदरिंग नहीं होगा। ये सजाने का हुनर शिक्षकों में होनी चाहिए। और उस लैब का प्रयोग कैसे करेंगे, किस टाइम में करेंगे, और इन सारी चीज़ों का जानकारी शिक्षकों को होनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे तरीके से लर्न कर सके। उसके बाद है खेल का मैदान। देखिए मैंने आपको कहा था, इसमें पॉइंट लिखाया था खेल का मैदान, और दूसरा है विद्यालय का जमीन। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। तो खेल का मैदान और विद्यालय की जमीन दोनों दो चीज़ है।
विद्यालय की जब जमीन की बात करते हैं तो खेल का मैदान भी विद्यालय की जमीन में आता है। और खेल का, उसके बाद जमीन, विद्यालय की जमीन का अर्थ समझ लिए थोड़ा सा। खेल का मैदान का अर्थ आप समझ रहे हैं जहाँ बच्चे लोग खेलते हैं, ये कन्फर्म, इसमें कहीं नो डाउट। विद्यालय का जमीन का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है, आपको समझना होगा। मैं उदाहरण आपको बताऊंगा कि डाइट बांका जहाँ पर हम लोग का कॉलेज है, और आपका जो क्लासरूम है पश्चिम विंग में है, तो क्लासरूम के पश्चिम साइड में जो कुछ परती जमीन है, खाली जमीन पड़ा हुआ है, खाली जमीन पड़ा हुआ है, और वहाँ ना तो बाउंड्री है और उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। गाय भैंस बकरा बकरी सब आता है, चर के चला जाता है। हम उस जमीन की बात कर रहे हैं। यानी कि पश्चिम साइड में जो पड़ा हुआ जमीन विद्यालय कॉलेज का है, डाइट बांका का, और उस पर कोई चीज नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, निरर्थक है वो। आपको सरकारी और बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय दोनों का कैंपस में डिफरेंसेस होता है। अगर पब्लिक स्कूल में आप जाइएगा तो अगर थोड़ा सा भी उसका प्रति जमीन है तो उसको बाउंड्री से घेरा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है ना। देखिए सरकारी विद्यालय में बहुत जगह बाउंड्री है, बहुत जगह नहीं भी है, बहुत जगह बाउंड्री है भी तो तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया है। तो वैसा जमीन विद्यालय का जहां जिसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है। तो आपको जितने भी सरकारी स्कूल हैं प्रायः आपको इस तरह का ज़मीन आपको मिल जाएंगे कि खेल के मैदान के अलावा भी उनका ज़मीन है जहां पर कि उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है, और ऐसे पड़ा हुआ है, गाय भैंस बकरी चल रहा है। मैं उसी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि खेल का मैदान का हम चर्चा कर लें कि खेल का मैदान का हम कैसे सृजनात्मक प्रयोग करेंगे। खेल का मैदान में निश्चित रूप से जानते हैं कि बच्चे खेलते हैं, ये निर्भर करता है कि विद्यालय का जो खेल का मैदान है उसका साइज क्या है, ये उस पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे उसको मेंटेन। देखिए कई प्रकार की खेल विधा है, जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है ना, हाई जंप लॉन्ग जंप करने के लिए भी है, उसके बाद है कबड्डी है, बहुत सारा का खेल विधा है, ठीक है। तो हम उसको खेल मैदान को इस तरह से सजाएंगे कि हम एक साथ 2 3 4 तक जन विधा एक साथ हम कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप सप्ताह में 1 घंटे खेल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके विद्यालय में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो कुछ लड़के फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे, कुछ बच्चियां कबड्डी खेलना पसंद करेंगे, कुछ बच्चे जो है ना हाई जंप करना पसंद करेंगे, कुछ भाला फेंकना पसंद करेंगे। तो ये शिक्षकों का दायित्व है कि हम विद्यालय का जो भवन है, खेल का जो मैदान है, खेल के मैदान में अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल के लायक हमारा जो एरिया है हम देख लेंगे, तो उसमें हम गोल वाला जो पिलर जो होता है उसको हम दोनों साइड दे देंगे हम। तो कुछ जगह साइड में हम रखेंगे बच्चियों के खेल के लिए बना करके, ताकि अगर बच्चे फुटबॉल अगर खेल रहे हैं तो लड़कियां अगर कबड्डी खेल रही है तो वो प्रभावित नहीं हो। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इधर हम लेफ्ट साइड में अगर हम दे दिए हैं कि अगर मान ली बच्चे लड़कियां खेलने के लिए कबड्डी के लिए है, तो सबसे लास्ट में कोना में जो है आप मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूंगा थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा ब्रेक लिए। तो आप दूसरे साइड में अगर पश्चिमी छोर में या दक्षिणी छोर में अगर आप बीच में तो आपका फुटबॉल का एरिया हो जाता है, उसके बाद उसके ठीक अगेंस्ट में आप दे दिए कबड्डी दे दिए ताकि बच्चियां खेले, उसके बाद उसे ठीक अगेंस्ट में आप जो है ना हाई जंप लॉन्ग जंप करने वाला एरिया आप बना लें। तो उससे क्या होगा कि आपको 1 घंटे के दरमियान में 1 घंटे का अगर खेल आप बीच में आप देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी बच्चियां भी कबड्डी खेल लेती है, लड़के वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं या क्रिकेट भी खेल लेते हैं, कुछ लड़के हाई जंप लॉन्ग जंप भी कर लेते हैं, कुछ भाला फेंक लेते हैं। तो इस प्रकार से उस खेल का मैदान का हम जो है सृजनात्मक प्रयोग हम कर सकते हैं सीखने और सिखाने के रूप में। उसके बाद में है विद्यालय का जमीन, जो हमने चर्चा किया, वैसा जमीन जो कि उस पर किसी प्रकार का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये आप शिक्षकों को यानी विद्यालय प्रबंधन में सभी लोग आ जाते हैं, उनको ये तय करना है कि उस ज़मीन पर सपोज कीजिए कि हम गार्डनिंग कर सकते हैं बेहतर तरीके से, बच्चों को हम गार्डनिंग करने का तरीका सिखा सकते हैं। उससे क्या होगा कि पर्यावरण के प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा होगी, बच्चे सीखेंगे, लर्न करेंगे। हम
फूल का पौधा हम लगाएंगे जिससे क्या होगा कि देखने में अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे पौधा हम जो लगा देंगे जिससे कि चारों ओर बाउंड्री में जैसे सागवान हो जाता है, सागवान जो है या आप क्या कहते हैं कि अशोक भी लगा सकते हैं, साइड साइड में लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि टीचर खुद उसमें इन्वॉल्व रहेंगे और उस प्रति जमीन यानी खाली जमीन का हम जो है सृजनात्मक प्रयोग कर रहे हैं कि हम बच्चों को पर्यावरण के प्रति अवेयर कर रहे हैं, बच्चे उससे लर्न हो रहे हैं। और पौधा हम लगाते लगाते हम बच्चों को टीच करेंगे, हम बताएंगे कि पौधा लगाना क्यों आवश्यक है। आज ग्लोबल वार्मिंग है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पौधा लगाते लगाते हम बच्चों को इन सारी बातों से अवगत हम कराएंगे। तो बच्चे का जो बच्चे उस उम्र में यानी कि 5 से लेकर के क्लास 1 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग शार्प होता है। उस दरमियान में जो आप करके लर्निंग बाय डूइंग करके जो बच्चे को सिखाइएगा तो वो अंतिम सांस तक वो उनके पास नॉलेज रहेगा, वो अवेयर रहेगा, हमेशा सतर्क रहेगा। वही वो पल होता है, लड़कपन होता है जिसमें बच्चे बिगड़ते भी हैं, सुधरते भी हैं, लेकिन उस समय दिया हुआ ज्ञान जो होता है वो एक अच्छा आदर्श नागरिक बनाने में बहुत बड़ी योगदान होती है। तो हम जो है एक टीचर के रूप में हम बच्चों को उस खाली पड़ी जमीन पर जो है हम पौधा लगाते हुए हम पर्यावरण की शिक्षा हम दे सकते हैं। खुद हम लगाएंगे, बच्चों से भी करवाएंगे, समूह में। बच्चे में देखिए उत्साह कितना होता है, जब इस तरह का गतिविधि आप करवाइएगा तो बच्चों में काफ़ी उत्साह होती है, बच्चे को बड़ा आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। देखिएगा कि आप सिर्फ रहिए बच्चों के साथ में कि मंटू पिंकू जाओ बाल्टी लाओ, कोई मग ले आओ, पानी ले आओ, बच्चे दौड़ दौड़ कर जाएंगे, एकदम मजा लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। उनको इतना भी डर नहीं लग रहा, उनको इतना भी नहीं कि हमारा स्कूल ड्रेस गंदा हो रहा है, उनको कोई भी, बच्चे बहुत मजा आता है, उनको खेलने में मजा आता है। तो हम खेल खेल में लर्निंग बाय डूइंग का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को हम पर्यावरण की शिक्षा दे सकते हैं और वो खाली जो जमीन परती पड़ी हुई है उसका हम सृजनात्मक प्रयोग भी हम कर रहे हैं। कहीं दिक्कत? उसके बाद है विद्यालय की जमीन की चर्चा हो गई। उसके बाद है अन्य सहकर्मी छात्र। आप देखिएगा विद्यालय में तरह तरह के बच्चे होते हैं, तरह तरह के बच्चे हैं। बदमाश बच्चे भी होते हैं, दिमाग का तेज बच्चा होता है, पढ़ने में भी तेज होता है, थोड़ा सा मंद बुद्धि का भी बच्चा होता है, तरह तरह के बच्चे होते हैं। लेकिन जब आप बच्चों को कुछ शिक्षा दे रहे हैं, कुछ नॉलेज दे रहे हैं, तो ये बात आप जान लीजिए, हम शिक्षक हैं, लेकिन एजुकेशन में विद्वानों ने क्या कहा है कि माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु की सैया तक चलने वाली ये अनवरत प्रक्रिया है, एजुकेशन के संदर्भ में कहा गया है, ठीक है। और एक अच्छा आदर्श टीचर वही होता है जो पूरे जीवन भर एक विद्यार्थी बना हुआ रहता है, जिसमें कुछ सीखने की लालसा हमेशा रहती है। और मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, रामायण की चर्चा कर देता हूँ। रामायण में जब हनुमान जी लंका गए हुए थे तो रावण के सामने में जब उपदेश दे रहे थे हनुमान जी रावण को कि हे रावण, अगर भगवान भोलेनाथ होता तो मैं आपको यही कहता कि वत्स तुम अपने ज्ञान का जो है सही चीज में सदुपयोग करो, ठीक है। तो इस पर रावण क्या कहता है कि अब तुच्छ वानर भी हमको शिक्षा देगी। रावण को, उस रावण को जिसने तीनों लोगों को जीत लिया। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि राजन, ज्ञान जहां से भी मिले ले लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हम शिक्षकों को बच्चों से भी नॉलेज लेनी चाहिए, बच्चों से भी हमें सीखनी चाहिए, बच्चों से भी ज्ञान हमें क्या करना चाहिए, गेन करना चाहिए। हम एक अच्छा जो टीचर होता है शिक्षक बच्चों से भी नॉलेज गेन करता है, सीखता है। वो कभी अपने अंदर में अहंकार मत रखिए कि हम इतना पढ़े हुए हैं, हमारा तुम हमको ऐसे, हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, तुम सबका इस्तेमाल करते हैं। जब एजुकेशन में एक आदर्श टीचर बच्चे को तुमने आप शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अरे तुम हमको सिखाओगे, पीटे फाड़ देंगे पकड़ करके। तो इस तरह की भाषाई कौशल नहीं कहा जा सकता है, ये अभद्रता है। हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं? जब हम बोले नहीं कि हमारे पास ज्ञान नहीं है तो बच्चे हमारे क्या इज्जत करेंगे? तो हम क्या करते हैं, तो वैसे बच्चों से भी हम अगर कोई बदमाशी कर रहा है